एवरीवन, वेलकम टू ध्रुडी एजुकेशन चैनल। और आज चैप्टर शुरू करेंगे मध्यकालीन इतिहास का, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास के नोट्स का रिवीजन कर रहे हैं हम। कल चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन किया था, उसमें हमने जितने भी 600 से 1200 ईस्वी तक का काल था उसका रिवीजन किया था। जो भी शासक रहे हैं इम्पोर्टेंट, जो भी राजा रहे हैं, सबके बारे में पढ़ा था। और आज पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर, दिल्ली सल्तनत। भारतीय इतिहास में 1206 ईस्वी के बीच का समय दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। 1206 से इसकी शुरुआत हुई थी गुलाम वंश की। लगभग 300 वर्षों की इस अवधि के दौरान दिल्ली में 5 राजवंशों ने शासन किया था। कौन कौन से शासन आए थे, कौन कौन से वंश थे? 1206 से 1290 तक रहा था गुलाम वंश। खिलजी रहा था 1290 से 1320 तक। फिर आया तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक। सैयद वंश 1414 से 1451 तक। और लोधी वंश आया सैयद के बाद 1451 से 1526 तक। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट इनके सन पूछ लेते हैं कि कब से कब तक रहा। गुलाम वंश सबसे पहले पढ़ेंगे। गुलाम वंश के बारे में 1206 से 1290 तक रहा ये। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी और इसे ममलूक राजवंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश को ममलूक शब्द का अर्थ है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए दास। ऐबक को भारत में मुस्लिम शासन तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है और दिल्ली का पहला तुर्क शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुछ इतिहासकारों ने इस वंश को इलबरी वंश की संज्ञा भी दी है, किंतु इस संज्ञा को उचित नहीं माना गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक सुल्तान रहा। भारत में प्रथम स्वतंत्र तुर्की साम्राज्य की स्थापना की थी और सुल्तान की उपाधि धारण करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मोहम्मद गोरी का गुलाम था ये। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के उपरांत 1206 ईस्वी में इसने लाहौर में स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पर सत्ता ग्रहण की और उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। उनके उदार प्रवृत्ति के कारण इनको लाल बख्श कहा गया। लाल बख्श का मतलब है लाखों के देवता, लाखों के दाता। और पील बख्श कहा गया और कुरान ख्वाह कहा गया। ठीक है, ये तीनों नाम ध्यान रखने हैं। लाल बख्श, पील बख्श और कुरान ख्वाह, ये तीनों नाम से जाना जाता है किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऐबक ने सोने, चांदी, तांबे में सिक्के जारी किए तथा उस पर अब्बासी खलीफा का नाम अंकित नहीं करवाया। ऐबक के संरक्षण में हसन निज़ामी और फ़क्र मुदबीर जैसे विद्वान रहते थे। ये ऐबक के संरक्षण में थे। कला और वास्तुकला कैसी थी? ऐबक ने 2 मस्जिदें बनवाई थी। कुआतुल इस्लाम बनवाई थी दिल्ली के अंदर और 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था इसने अजमेर के अंदर। उसके द्वारा सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित कुतुबुद्दीन मीनार की नींव डाली गई थी और जिसे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, कि ये जो कुतुब मीनार है ये किसको समर्पित है? दिल्ली सल्तनत के इतिहास पर लिखी गई पहली पुस्तक ताजुल मासिर के लेखक हसन निजामी और तारीख मुबारक शाही के लेखक फर्रुखी दीन को ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। इसी के संरक्षण में थे। 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण ऐबक की मृत्यु हो गई। ऐबक के बाद आया आराम शाह, ये 1210 ईस्वी में राजा बना। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में इसको सबसे अयोग्य शासक कहा गया है। इल्तुतमिश ऐबक का दामाद था। ये आराम शाह को पराजित करके दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। शमशुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक शासक रहा और ये इलबरी जाति का था, इसलिए इसके शासनकाल को इलबरी वंश का शासनकाल भी कहा जाता है। ऐबक ने इसे ग्वालियर का इक्तेदार नियुक्त किया था। किसको? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को भारत मुख्यतः दिल्ली में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वैसे तो तुर्की शासन का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने सुल्तान का पद वंशानुगत बनाया। इसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर लिया था और दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान बना था ये। शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने कुबाचा को हराया था। इसने स्वयं को मुल्तान का स्वतंत्र शासक घोषित किया था और लाहौर तथा पंजाब पर इसने अधिकार करने का प्रयास किया था। इल्तुतमिश ने 1221 में दिल्ली सल्तनत को मंगोल आक्रमण से बचाया, जब चंगेज खां ख्वारिज्म के शाह जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए
सिंधु नदी तक आ गया था, तब इल्तुतमिश ने मंगबर्णी के दूत इयान ए मिल्क की हत्या करवाकर मंगबर्णी को शरण देने से मना कर दिया था। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने बचाया था मंगोल आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को। इसने भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे और इसके साथ ही उसके द्वारा चांदी का टका चलाया गया था, जिसे मध्यकालीन भारत में मानक सिक्का माना जाता था, और इसने तांबे का जितल भी जारी किया था। इसने टिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की और इसने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किए गए कुतुब मीनार का निर्माण इसने पूरा करवाया था, और इल्तुतमिश ने अपने सबसे बड़े पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की स्मृति में मदरसा ए नासिरी का दिल्ली में निर्माण करवाया था, और इस मदरसे का शिक्षक मिनहाज उस सिराज था। इसने तबकात ए नासिरी के लेखक मिनहाज उस सिराज को संरक्षण प्रदान किया था। तबकात ए नासिरी किसकी पुस्तक है? मिनहाज उस सिराज की। इसके द्वारा 40 तुर्क अमीरों और गुलामों के एक दल को संगठित किया गया और इसे चालीसा दल के नाम से जाना जाता है, मतलब तुर्काने चहलगानी के नाम से। 1920 में बगदाद के खलीफा ने घोषणा पत्र द्वारा इल्तुतमिश को सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान की और एक खिलवत सम्मान सूचक वस्त्र था, एक खिलवत भिजवाया था इसके लिए, और यह अधिकार पत्र प्राप्त करने वाला इल्तुतमिश पहला वैधानिक सुल्तान था। ठीक है, बगदाद के खलीफा द्वारा। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। उसके बाद आया रज़िया। इल्तुतमिश के बाद कौन आई? रज़िया। 1236 से 1239 तक की शासिका रही थी। ग्वालियर से वापस आने के पश्चात इल्तुतमिश ने रज़िया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और चांदी के टके पर उसका नाम अंकित करवाया। रज़िया के मामले में पहली बार दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकार के प्रश्न पर निर्णय लिया था। रज़िया सुल्तान की उक्त गतिविधि से तुर्क अमीरों और सेना में नाराजगी फैल गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उसे विरोध का भी सामना करना पड़ा, जिनमें प्रसिद्ध तुर्क अमीर थे निजामुल मुल्क जुनैदी, मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक सैफुद्दीन कूची, कबीर खान अयाज और मलिक सलारी। ठीक है, रज़िया ने पर्दा प्रथा को त्याग दिया था और पुरुषों के समान कुबा और कुल्हा पहनकर ये दरबार में बैठती थी। 1240 में भटिंडा के इक़्तिदार अल्तूनिया ने रज़िया के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और रज़िया याकूत के साथ मिलकर इस विद्रोह को दबाने गई, लेकिन याकूत भी मारा गया और रज़िया को बंदी बना लिया गया था। इसी बीच बहराम शाह इल्तुतमिश का पुत्र था इसने तुर्की अमीरों की मदद से सत्ता हथिया ली थी। बाद में दिल्ली लौटते समय रास्ते में रज़िया को भी मार दिया गया था। रज़िया के बारे में मिनहाज लिखता है, भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रज़िया में वे सभी प्रशंसनीय गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए। बहुत ही योग्य शासिका थी रज़िया। मुइजुद्दीन बहराम शाह आया। इसके बाद 1240 से 1242 तक शासक रहा। इसने अपनी सत्ता को सुरक्षित करने के लिए एक नए पद नायब ए मुमलिकात का सृजन किया था और ये पद एक संरक्षक के समान था। इसके शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण हुआ 1241 ईस्वी में और इसके पश्चात अलाउद्दीन मशूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी में सुल्तान बना था और इसके शासनकाल की समस्त शक्तियाँ चालीसा के पास थीं और यह नाम मात्र का सुल्तान था। इसने बलबन को अमीर हाजी पद पर नियुक्त किया था। फिर आया नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 ईस्वी तक शासक रहा है। ये मधुर और धार्मिक स्वभाव वाला व्यक्ति था और खाली समय में कुरान की आयतों की सुलेख करता था। इसके समय समझ शक्ति बलबन के हाथों में थी और इसे नायब ए मुमालिकात का पद पर आश्रित किया गया था। 1265 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु होगी और उसके बाद बलबन स्वयं दिल्ली का सुल्तान बन गया था। बलबन आया 1265 से 1287 तक शासक रहा है। बलबन को उलूग खान के नाम से भी जाना जाता है और दिल्ली के सल्तनत के मुख्य वास्तुकारों में से ये एक था। बलबन के अनुसार सुल्तान धरती पर भगवान का रूप है। सुल्तान जिल ए इलाही और दैवीय अधिकारों नियाबत एक खुदाई का प्राप्त करता है। ये इसने कहा था सुल्तान के बारे में। बलबन में सुल्तान पद की प्रतिष्ठा स्थापित की और करने के लिए इसने सुल्तान पद की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। किसने? बलबन ने। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो विशेषताएं थी। कौन कौन सी? सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया है और एक सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। बलबन ने शासक को ईरानी आदर्श के रूप में सुव्यवस्थित किया था और स्वयं को अफरासियाब का वंशज कहा था। किसने कहा था? ये बलबन ने।
इसने नाइब जैसे पद को समाप्त कर दिया था। मंगोलों के आक्रमण से मुकाबला करने के लिए उसने दीवाने अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना की थी। दीवाने अर्ज क्या था? सैन्य विभाग। और इसकी स्थापना किसने करी थी? बलबन ने। ये ध्यान रखना है। 40 दल, ये था तुर्काने चहलगामी को इसने समाप्त कर दिया था बलबन ने। और इसने ईरानी उत्सव नौरोज की शुरुआत की थी। बलबन स्वयं को नासिर आमिर उल मोमिन मतलब खलीफा का दाहिना हाथ कहता था ये बलबन खुद को। प्रशासन कैसा था भाई? दीवाने विजारत वित्त विभाग था। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से इसने इसको अलग कर दिया था। दीवाने विजारत को दीवाने अर्ज से अलग किया गया था। निष्पक्ष न्याय व्यवस्था की स्थापना की थी। इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। प्रशासन से गैर तुर्कों को हटा दिया था। भारतीय मुसलमानों को प्रमुख पद नहीं दिए थे बलबन ने। अमीरों की निगरानी के लिए गुप्तचरों की नियुक्ति की थी। अमीरों से स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने के लिए सिजदा, दंडवत और पैबोस कदम चूमना परंपरा की इसने शुरुआत की थी। सिजदा और पैबोस की। बलबन की सफलता का श्रेय इसकी गुप्तचर व्यवस्था को जाता है। इसने गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी जिसे बरीदे मुमालिक कहा जाता है। ठीक है, बरीदे मुमालिक क्या थी? गुप्तचर विभाग था ये, और इसकी स्थापना करी थी बलबन ने। इसके बाद आया खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक चलाए। गुलाम वंश के बाद आया खिलजी वंश। जलालुद्दीन खिलजी के नेतृत्व में खिलजी अमीरों ने 1290 ईस्वी में बलबन के अक्षम अधिकारियों को हटाकर खिलजी वंश की स्थापना कर दी थी। इस घटना को 1290 ईस्वी की वंशवादी क्रांति या खिलजी क्रांति कहा जाता है। इससे तात्पर्य है कि अब सत्ता पर तुर्की अमीर वर्ग के एकाधिकार की समाप्ति। अब शासक अमीर व श्रेष्ठ पद जातीय और नस्लीय आधार पर प्राप्त न करके योग्यता के आधार पर प्राप्त किए जा सकते हैं। खिजर खान की वसीयत क्या थी? दरार ए जज्बात। ये खिजर खान की वसीयत थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 तक शासक रहा। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने हिंदुओं के प्रति उदारतापूर्ण रवैया अपनाया था। ये पहला सुल्तान था ऐसा। जलालुद्दीन अपना राज्याभिषेक किलोखरी महल कैकुबाद द्वारा निर्मित, ये जो किलोखरी महल था ये कैकुबाद ने निर्मित किया था। इस महल में इसने अपना राज्याभिषेक कराया था। उसका मानना था कि शासन जनता के समर्थन पर होना चाहिए। चूँकि अधिकांश आबादी हिंदू थी इसलिए इस्लामिक शासन स्थापित नहीं किया जा सकता है। इसने सहिष्णुता की नीति को अपनाया था और अमीरों को भी खुश रखने का प्रयास किया। इसने सिद्धि मोला को हाथी से कुचलवा दिया था। जलालुद्दीन के काल में लगभग 2000 मंगोलों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया और 1296 में इसका दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसको मार दिया और सिंहासन पे बैठ गया खुद। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक शासक रहा। इसको जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा अमीर ए तुजुब मतलब समारोह के मंत्री और आरिज ए मुमालिक कानून मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। अलाउद्दीन ने स्वयं को कड़ा मानिकपुर में ही सुल्तान घोषित कर दिया और दिल्ली में बलबन के लाल महल में राज्याभिषेक करवाया था इसने। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की सहिष्णुता की नीति को उलट दिया और जिसने भी इसका विरोध किया उसे कठोर दंड दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए त्योहारों को मनाने, सुल्तान की अनुमति के बिना विवाह करने, सामाजिक समारोह आयोजित करने, शराब और नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिए थे और गुप्तचर बारिद व्यवस्था को इसने पुनर्गठित किया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति से अलग किया। उसने घोषणा की थी कि सुल्तान का कोई रिश्तेदार नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे। तारीख़ फिरोज शाही किताब बर्नी द्वारा लिखी गई थी। अमीर खुसरो और मीर हसन देहलवी इसके दरबारी कवि थे अलाउद्दीन खिलजी के। यद्यपि अलाउद्दीन खिलजी खुद अनपढ़ था किंतु उसने सिकंदर आजम सिकंदर सानी की उपाधि धारण की और अमीर खुसरो को तूतिए हिंद भारत का तोते का खिताब दिया इसने। ठीक है, अमीर खुसरो को। अलाउद्दीन के शासनकाल में मंगोलों के सबसे ज़्यादा आक्रमण हुए। इन आक्रमणों से निपटने के लिए उसने रक्त और तलवार की नीति अपनाई थी। मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए 1304 ईस्वी में सीरी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। इसने जालंधर 1298, किली 1299, अमरोहा 1305 और रावी 1306 की लड़ाइयों में मंगोलों को हरा दिया था। मलिक काफूर और इसका गुलाम सेनापति था। मलिक काफूर जो था कौन था? इसका सेनापति था, ये गुलाम था इसका, जिसने यादवों 1308 में, काकतीय 1310 में और होयसल 1311 ईस्वी इन सब के विरुद्ध दक्षिण भारत के अभियानों का नेतृत्व किया था। ठीक है, अमीर खुसरो की पुस्तक है खजाइन उल फुतूह,
एवं अब्दुल मलिक इस्लामी की रचना फुतुह उस सलातीन से मिलती है, जिससे अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के बारे में पता चलता है। किसकी पुस्तक है ये? अमीर खुसरो की पुस्तक है, खजाइन उल फुतुह। और अब्दुल मलिक की रचना है फुतुह उस सलातीन। ठीक है। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के राजा रतन सिंह को पराजित कर दिया, जिसके बाद रानी पद्मावती सहित राजपूत महिलाओं ने जौहर आत्मबलिदान कर लिया। और ये जानकारी जायसी की पुस्तक पद्मावत से पता चलती है। अलाउद्दीन का पहला सैन्य अभियान 1298 ईस्वी में गुजरात के विरुद्ध था, और यहाँ का शासक कौन था? बघेल राजपूत रायकर्ण था। ठीक है। अलाउद्दीन ने दक्षिण में सबसे पहला आक्रमण तेलंगाना पर किया था। तेलंगाना का शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था। इसी समय प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा दिया था। ठीक है। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने विंध्याचल पर्वत को पार करके दक्षिणी प्रायद्वीप को जीतने का प्रयास किया। ये पहला सुल्तान था ऐसा। अलाउद्दीन के समय बहुत सारे विद्रोह हुए, जैसे अकद खान, मलिक उमर, हाजी मौला, नवीन मुसलमानों द्वारा, इन सब के द्वारा विद्रोह किए गए थे। राजत्व सिद्धांत क्या था? अलाउद्दीन ने राजनीति को धर्म से अलग रखा था। उसने खलीफा की सत्ता को मान्यता तो दी, लेकिन प्रशासन में उसके हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया था खलीफा की। अमीर खुसरो की पुस्तक खुजाइनुल फुतुह, ये अमीर खुसरो की पुस्तक है, में अलाउद्दीन को जनता का चरवाहा, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता जैसी उपाधियां दी गई थीं। अलाउद्दीन निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था। अलाउद्दीन ने जातीय उच्चतावादी नीति को त्याग करके योग्यता के आधार पर पदों का वितरण किया था। सैन्य सुधार क्या हुए थे? पहला सुल्तान था जिसके पास एक बड़ी स्थायी सेना थी, जिसे शाही खजाने से नगद में भुगतान दिया जाता था। दुर्गों की रक्षा के लिए कोतवालों को नियुक्त किया गया था। जिन सैनिकों का निरीक्षण करके नियुक्त किया जाता था उन्हें मुरत्तल कहा जाता था। ठीक है, क्या कहते थे? मुरत्तल। इन्हें निरीक्षण करके नियुक्त किया जाता था सैनिकों को। नवीन प्रथा हुलिया और दाग व्यवस्था का संचालन किया था इसने। हुलिया, प्रत्येक सिपाही की हुलिया शारीरिक पहचान दर्ज की जाती थी। इसमें दाग, घोड़ों की नस्ल की पहचान की जाती थी। भू राजस्व प्रशासन, राजस्व के रूप में उपज का आधा हिस्सा लगभग 50% वसूल किया जाता था और ये कृषि योग्य भूमि पर आधारित था। अलाउद्दीन खिलजी भू राजस्व को नकद में तय करने वाला पहला शासक था। इससे वह अपने सैनिकों को नकद भुगतान करने में सक्षम हुआ था। ठीक है, भू राजस्व को नकद में तय करने वाला पहला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने भूमि राजस्व तय करने से पहले भूमि की माप के लिए आदेश दिया था। भूमि माप कराने वाला पहला शासक था ये। जाब्ता भूमि के पैमाइश के आधार पर लगान का निर्धारण करना था। जाब्ता। बिस्वा क्या था? माप की मानक इकाई थी। इसने घरी कर या गृह कर और चरी कर या चारागाह पर कर लगाया था। किस्मत ए खुटी, मुखिया का उपकर था ये। किस्मत ए खुटी, इसने इसको समाप्त कर दिया था। और इसने धर्मार्थ, भूमिदान और अनुदान, इनाम और वक्फ बंद कर दिए थे। ठीक है, ये अनुदान थे, इनाम और वक्फ। इसके शासनकाल में मुकद्दम, मुखिया और खुद भूस्वामी था, इन पे कर आरोपित किए गए थे। मुकद्दम पे भी, मुखिया पे भी और खुद पे भी। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए कि मुकद्दम क्या था, खुद क्या था। ये जो नए नए वर्ड आ रहे हैं इसलिए इनकी ब्रैकेट में अर्थ समझाए गए हैं कौन क्या था। इसने कर संग्रहण के लिए दीवाने मुस्त खराज का पद सृजन किया था। दीवाने मुस्त खराज का क्या काम था? कर को इकट्ठा करना। इसने राजस्व के उद्देश्य से दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को सीधे अपने नियंत्रण में रखा और इस प्रकार यहाँ एकता व्यवस्था लागू नहीं थी। अलाउद्दीन ने राशनिंग व्यवस्था लागू की थी तथा शासकीय अन्न भंडार बनवाए थे। वास्तुकला कैसी थी भाई? 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने होजे अलाई का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला बनवाया और 1303 ईस्वी में मंगोल आक्रमण के दौरान सीरी में डेरा डाला था। इसने सीरी के किले में कासर ए हजार सीतून महल बनवाया था। ठीक है, कुतुब मीनार में प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रसिद्ध अलाई दरवाजा, होज खास, हजार सीतून राजमहल, हजार खंभों वाला महल कहते हैं इसको, जमात खाना मस्जिद, अलाई मीनार और सीरी में एक नई राजधानी का निर्माण करवाया था। ये सारे निर्माण किसने कराए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब इसने क्या बाजार सुधार प्रणाली रही है इसकी? अलाउद्दीन ने वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण मनमाने ढंग से न तय करके उत्पादन लागत के अनुसार तय किया था।
अलाउद्दीन खिलजी ने सभी वस्तुओं के दाम निश्चित कर दिए थे। इसने बाजार पर नियंत्रण के लिए 3 प्रकार के बाजार स्थापित किए थे। एक तो खाद्यान्नों के लिए, कीमती वस्त्रों के लिए, इसको सराय अदल कहा जाता था, और घोड़ों, गुलामों और मवेशियों के लिए। ठीक है, ये 3 प्रकार के बाजारों की व्यवस्था करी थी इसने। प्रत्येक बाजार एक उच्च अधिकारी शाहना मंडी के नियंत्रण में था। ये अधिकारी है शाहना ए मंडी। ठीक है, बाजार का एक उच्च अधिकारी था। इसने उन बाजारों पर निगरानी रखने के लिए नायब ए रियासत और दीवान ए रियासत की नियुक्ति भी की थी। बारिद खुफिया अधिकारी था। मुनिहिया गुप्त जासूस था। ये इससे बाजारों की खबरें लेता था, बाजार के बारे में इनसे गुप्त जानकारी लेता था। हालांकि स्पष्ट नहीं है कि उपयुक्त सुधार केवल दिल्ली में लागू किए गए थे या अन्य शहरों में भी। बाजार सुधार अपनाने के क्या कारण थे? नागरिकों का समर्थन प्राप्त करने के लिए, अमीर खुसरो, कम वेतन में एक बड़ी सेना को बनाए रखने के लिए, बर्नी ने बताया है। ठीक है, अमीर खुसरो ने कहा है कि नागरिकों का समर्थन प्राप्त करने के लिए बाजार सुधार नियम अपनाए गए थे, और बर्नी ने कहा है कि कम वेतन में एक बड़ी सेना को बनाए रखने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद उसकी बाजार नियंत्रण व्यवस्था भी समाप्त हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक माना जाता है। ठीक है, तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के काम। मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी तक शासन में रहा। इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया और अल इमाम, खिलाफत उल लह आदि की उपाधियां धारण की थी। खुसरौ शाह यह हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। अपने आप को पैगंबर का सेनापति कहता था और इसने इस्लाम खतरे में है इसके भी नारे लगाए थे मुबारक शाह खिलजी ने। इसके बाद आया अब खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा। ही तुगलक कोई जाति न होकर सुल्तान का व्यक्तिगत नाम था, इसलिए इतिहासकारों ने सुविधा के लिए इसे तुगलक वंश का नाम दिया है। ठीक है, इब्न बतूता के अनुसार तुगलक तुर्कों की कराना शाखा से थे। कराना तुर्क और मंगोल की मिश्रित जनजाति थी। ये कराना जो थी। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 तक। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। इसने गाजी की उपाधि धारण करी थी और ये गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। इसने दिल्ली के समीप तुगलकाबाद के नाम से एक नया किला बनवाया था, और अमीर खुसरो की प्रसिद्ध कृति थी तुगलक नामा में गयासुद्दीन तुगलक के इतिहास की जानकारी मिलती है। मंगोलों को पराजित करने के कारण गयासुद्दीन तुगलक मालिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसने मंगोलों को हरा दिया था, इसलिए इसको मालिक उल गाजी कहा गया। सिंचाई हेतु नहर का निर्माण करवाया था और ऐसा करने वाला पहला सुल्तान था। गयासुद्दीन ने उदारता की नीति अपनाई, जिसे बर्नी ने रस्मे मियान अथवा मध्यपंथी नीति कहा। इसके समय में डाक व्यवस्था श्रेष्ठ थी। गयासुद्दीन तुगलक के समय में इसने लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था, और ओलिया ने गयासुद्दीन के बारे में कहा था कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ है। क्या कहा? कि अभी दिल्ली दूर है। मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से 1351 ईस्वी तक शासक रहा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत ने अपने चरम के साथ साथ विघटन की शुरुआत भी की थी। इसने मंगोलों को हराया था। इसके शासनकाल में योग्यता के आधार पर अधिकारी नियुक्त किए गए थे। उदारतापूर्ण धर्मनिरपेक्ष नीतियाँ अपनाई थी इसने। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था और मोहम्मद तुगलक का समकालीन था। ठीक है, इब्न बतूता 1333 ईस्वी में ये इंडिया आया था, जिसे मोहम्मद तुगलक ने अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा था। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो साक्षर था, जिसने धार्मिक और दार्शनिक शिक्षा प्राप्त की थी, और ये एक अच्छा कवि और संगीत प्रेमी भी था। मोहम्मद बिन तुगलक, इसके विचार निर्णय अपने समय से आगे थे, इसलिए वह एक शासक के रूप में सफल नहीं हो सका। मोहम्मद तुगलक ने आदिलाबाद के किले और जहाँपनाह नगर का निर्माण करवाया था। इसके शासन के दौरान दक्षिण भारत में 3 प्रमुख राज्यों का उदय हुआ था, विजयनगर का, बहमनी का और मदुरई का। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के क्या क्या प्रयोग रहे हैं? दिल्ली से देवगिरी, दौलताबाद, मतलब इसने दिल्ली से देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया था 1327 ईस्वी में। 2 साल बाद ही पानी की कमी के कारण राजधानी को पुनः परिवर्तित किया गया दौलताबाद से दिल्ली। ठीक है, सांकेतिक मुद्राएं चलाई इसने 1329 ईस्वी में। चांदी के टका मुद्रा के बराबर मूल्य का कांसे का सिक्का चलाया था इसने। उसने तांबे की मुद्रा प्रणाली भी चलाई थी, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था। उसने चीनी घुसपैठ की आशंका के विरोध में खुरासान अभियान 1332 में चलाया था, जो असफल रहा। ठीक है, खुरासान अभियान
कराची अभियान हुआ था 1334 ईस्वी में। चीनी घुसपैठ को रोकने के लिए कुमायूं पहाड़ियों का अभियान किया था और ये भी असफल रहा था। कृषि के विस्तार और सुधार के लिए कृषकों को ऋण तकावी ऋण सुविधा के उद्देश्य से एक नया कृषि विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना करी थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ये भी असफल रहा। दिल्ली सुल्तानों में से पहला सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों जैसे होली में भी भाग लेता था। 1351 ईस्वी में सिंध थट्टा के विद्रोह को दबाते हुए सुल्तान की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु पर बदायूं ने क्या कहा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे। मोहम्मद तुगलक के समय ईरान, ख्वारिज्म, चीन, इराक आदि के 7 राजदूतों का आदान प्रदान हुआ, जिससे दिल्ली सल्तनत की प्रतिष्ठा बढ़ी और विदेशों से आर्थिक और सांस्कृतिक संपर्क में वृद्धि हुई। मोहम्मद बिन तुगलक के कई असफल प्रयोगों के कारण उसे अभागा आदर्शवादी कहा जाता। उसने कोशिश तो अच्छी करी थी बट सफल नहीं हो पाया था। फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक शासक रहा और फिरोज शाह तुगलक ने अमीरों, सेना, उलेमाओं को संतुष्ट करने का भरसक प्रयास किया था और इसके साथ ही फिरोज शाह तुगलक ने केवल ऐसे क्षेत्रों पर अपना प्राधिकार जताने की नीति अपनाई जिन्हें केंद्रीय नियंत्रण में रखा जा सके। तेलुगु ब्राह्मण मलिक मकबूल खान ए जहां को वजीर या प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। ये तेलुगु ब्राह्मण थे मालिक मकबूल को। उसने सेना और अमीर के लिए वंशानुगत सिद्धांत को आगे बढ़ाया था और इस प्रकार इक्ता प्रणाली को पुनर्जीवित करने के साथ साथ इसे वंशानुगत भी बनाया गया था। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में मलिक सरवर एक प्रभावशाली अमीर था ये, जो कुछ समय तक वजीर भी रहा था। मलिक सरवर ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और मलिक उस सर्क पूर्व की सुल्तान की उपाधि धारण कर ली थी। मलिक सरवर ने जौनपुर, पूर्व का सिराज कहा जाता है जौनपुर को, से शासन किया था। पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जौनपुर में रहते थे। ठीक है। पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है ये ध्यान रखना है। उलेमा वर्ग को संतुष्ट करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित निर्णय लिए थे। क्या क्या लिए थे? मुस्लिम महिलाओं को मज़ारों में जाने से प्रतिबंधित कर दिया था। उलेमाओं को उनकी रियायतें दी गई थी। जजिया को एक पृथक कर बनाया गया था। गौरतलब है कि पहले जजिया कर एक भू राजस्व का ही भाग होता था। केवल बच्चों, महिलाओं, विकलांगों को इस कर से छूट प्राप्त थी। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला पहला शासक बना। फिरोज शाह तुगलक ने 2 नए सिक्के चलाए थे। एक तो आधा चलाया था, जीतल के आधे मूल्य के बराबर था, और एक चलाया था बिक, ये जीतल के चौथाई मूल्य के बराबर था। ये फिरोज शाह तुगलक ने चलाए थे 2 सिक्के। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 3 प्रसिद्ध नगर हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद इनकी स्थापना की गई थी। हिसार की, जौनपुर की और फिरोजाबाद की। किसने करी थी इनकी स्थापना? फिरोज शाह तुगलक ने। उसने जौनपुर की स्थापना अपने भाई जोना खान की स्मृति में की थी। सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने इजारेदारी को पुनः बढ़ा दिया था, इजारेदारी प्रथा को। इसने बंगाल में 2 असफल अभियानों का नेतृत्व किया था। इस प्रकार बंगाल दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण से क्या हो गया था? अलग हो गया था, स्वतंत्र हो गया था। इसने शाही फैक्ट्रियाँ, कारखाना खुलवाया था जिसमें हजारों गुलाम काम करते थे। ठीक है। शाही फैक्ट्रियों का निर्माण भी करवाया था इसने। इस्लामी कानून द्वारा स्वीकृत 4 प्रकार के कर लगाए थे। एक तो खराज, भूमि कर था। खुम्स, युद्ध में संपत्ति का 1/5वां हिस्सा था। और जजिया, हिंदुओं से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। और जक़ात 2.5% की दर से मुस्लिमों की संपत्ति पर लिया जाने वाला कर था। ठीक है। तो कौन कौन से कर लगाए थे? खराज, खुम्स, जजिया और जक़ात। ठीक है। कौन सा कर कौन सा है ये भी ध्यान रखना है। नहरों का निर्माण करवाया और इसे एक नगर सतलुज नदी से दीपालपुर के पास और दूसरी नहर यमुना नदी से सिरमौर के पास फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाई गई थी। नहरों में उलुग खानी और रजबाही सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। ठीक है। उलुग खानी और रजबाही। यह पहला ऐसा सुल्तान था जिसने शर्ब, सिंचाई कर नामक कर लगाया था। पहला सुल्तान था ये। फिरोज शाह तुगलक ने एक रोजगार दफ्तर स्थापित किया एवं एक दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की थी जिसमें अनाथ स्त्रियों और विधवाओं की आर्थिक सहायता की जाती थी।
फिरोज शाह को मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी, निरंकुश व सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है। किसको? फिरोज शाह को। इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने इस्लाम के कानूनों और उलेमा वर्ग को राज्य के शासन में प्रधानता प्रदान की थी। ठीक है। इसकी धार्मिक नीति धर्मांधता और सहिष्णुता की रही है। फिरोज ने स्वयं को खलीफा का नायब कहा और अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया। अब आए नसरुद्दीन मोहम्मद। 1390 से 1398 ईस्वी तक ये शासक रहा है। नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक वंश का ये अंतिम शासक था। ठीक है, अंतिम शासक का नाम भी ध्यान रखना है। इसके शासनकाल के दौरान तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398 में। इसने दिल्ली सल्तनत को कमज़ोर कर दिया था। जब तैमूर दिल्ली में दाखिल हुआ तो कोई उसका विरोध करने वाला नहीं था। वह 1399 ईस्वी में दिल्ली से चला गया। 15वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत का विघटन शुरू हुआ और कई स्वतंत्र राज्यों का उदय होने लगा था, जैसे मालवा और गुजरात। ठीक है। इसकी मृत्यु पर लोग व्यंग्यपूर्वक कहा करते थे कि शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। तुगलक वंश 1412 ईस्वी में समाप्त हो गया था। अब चला तुगलक वंश समाप्त होने के बाद सैयद वंश चला 1414 से 1451 तक। सैयद वंश शिया थे और इस वंश के सुल्तान स्वयं को पैगंबर मोहम्मद के वंशज मानते थे। इसमें सबसे पहले आए खिजर खान 1414 से 1421 तक शासक रहे। भारत में वापस जाने से पहले तैमूर ने खिजर खान को मुल्तान का गवर्नर नियुक्त किया था। ठीक है। उसने 1414 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लिया और सैयद वंश की स्थापना की खिजर खान ने। ठीक है। 1421 में उसकी मृत्यु के बाद मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी और मोहम्मद शाह 1434 से 1445 ईस्वी तक ये शासक बने। तारीख़ मुबारक शाही के लेखक थे याहिया बिन सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। ये याहिया बिन सरहिंदी की बुक का नाम ध्यान रखेंगे, तारीख़ मुबारक शाही। खिजर खान ने सिक्कों पर तैमूर और उसके पुत्र शाहरुख मिर्जा का नाम अंकित करवाया था। अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451 तक रहा। इस वंश का ये अंतिम शासक था। अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451 ईस्वी सैयद राजकुमारों में सबसे कमज़ोर था ये, और इसने बहलोल लोदी को सत्ता सौंप दी और अपने आप बदायूं चला गया। दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश का शासन सबसे कम रहा है, केवल 37 वर्ष तक रहा है सैयद वंश। ठीक है। इसके बाद आया लोदी वंश 1451 से 1526 तक चला। लोदी वंश पहला अफगान वंशज था और इसने दिल्ली पर शासन किया। दिल्ली सल्तनत का 5वां और अंतिम राजवंश था और इसकी स्थापना करी थी बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी 1451 से 1489 तक शासक रहा। इसने लोदी वंश की स्थापना की और इसके बचपन का नाम था बल्लू। इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। 1486 से 87 ईस्वी में ग्वालियर के शासक रायकर्ण को हराया था इसने। जौनपुर के सरकी शासक को हराकर भी उसे अपने साम्राज्य में इसने मिला लिया था। राजस्व सिद्धांत, इसने राजस्व सिद्धांत में समान में प्रथम, फर्स्ट अमोंग इक्वल्स की नीति अपनाई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सिकंदर लोदी 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक शासक रहा। सिकंदर लोदी गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा और मेवाड़ के शासक राणा सांगा का समकालीन था। इसने 1504 में आगरा नगर की स्थापना करी थी और राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर लिया था। अनाजों पर सीमा समाप्त कर दी थी और भूमि की पैमाइश के लिए गज-ए-सिकंदरी की स्थापना करी थी। ठीक है। सिकंदर लोदी एक धर्मांध रूढ़िवादी शासक था। इसने हिंदुओं पर जजिया पुनः लगा दिया था। प्रतिष्ठित कवि भी था और गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था ये। सिकंदर लोदी ने अपने एक आदेश में आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया जिसका नाम था फरहंगे सिकंदरी। ठीक है। इसके समय गान विद्या के लिए ग्रंथ लज्जत-ए-सिकंदर शाही की रचना भी की गई थी। सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी इसका पुत्र था इब्राहिम लोदी। सिकंदर के राजस्व सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य था सुल्तान की शक्ति में वृद्धि करना और अमीर वर्ग की शक्ति को नियंत्रित करना। ये इसके राजस्व सिद्धांत का उद्देश्य था। इसके बाद आया 1517 से 1526 ईस्वी तक इब्राहिम लोदी शासन में रहा। इब्राहिम लोदी का अंतिम लोदी शासक था ये।
1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, और इब्राहिम लोदी इसमें हार गया था। इब्राहिम लोदी एक निरंकुश शासक था, अमीरों को खुले दरबार में अपमानित करता था। यही कारण था कि दौलत खान लोदी पंजाब का गवर्नर ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था। किसने बुलाया था बाबर को, ये ध्यान रखना है, दौलत खान लोदी ने। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत से लोदी वंश समाप्त हो गया और भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। प्रमुख शब्दावली है अब इससे रिलेटेड। जिम्मी क्या थे, मुस्लिम शासन में संरक्षण प्राप्त लोग थे। जवाबित इस्लामी कानूनों के बदले में सुल्तान के नियम थे। जहानदारी धर्मनिरपेक्ष विचार थे। पुस्तकें रहीं इम्पोर्टेंट, तुगलकनामा, तहरीके अलाई और आशिका, ये किसकी पुस्तक थी, अमीर खुसरो की। गीत गोविंद किसने लिखा था, जयदेव ने। हमीर रासो सारंगधर की पुस्तक थी। फतवाए जहानदारी बरनी ने लिखी थी और पद्मावत मलिक मोहम्मद जैशी ने। दिल्ली सल्तनत का प्रशासन कैसा था, अब हमने वंश तो देख लिए सारे, अब देखें प्रशासन। दिल्ली सल्तनत केंद्रीकृत शासन प्रणाली वाला शक्तिशाली राज्य था। कुछ समय के लिए इसका विस्तार मदुरई तक लगभग पूरे भारत में हो गया था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान स्वयं को बगदाद के खलीफा का प्रतिनिधि मानते थे। इन्होंने खुतबा प्रार्थना में खलीफा का नाम शामिल किया और इसे सिक्कों पर भी अंकित करवाया था। सुल्तान का पद राजनीतिक था, सैन्य और कानूनी रूप से सर्वोच्च था। सैन्य दल का सर्वोच्च सेनापति भी होता था सुल्तान। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी भी सुल्तान की थी और दिल्ली सल्तनत में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था। फिर आया केंद्रीय प्रशासन। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था मुख्यतः अरबी फारसी पद्धति पर आधारित थी, इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, तथा सैनिक संगठन तुर्क मंगोल पद्धति पर आधारित था। सुल्तान केंद्रीय शासन का प्रधान होता था। सबसे बड़ा न्यायाधीश और सेनाओं का प्रधान सेनापति होता था। मजलिस ए खलवत, ये एक मंत्री परिषद होती थी और सुल्तान की परामर्शदाती संस्था थी। ठीक है, मजलिस ए खलवत, ठीक है। नायब सबसे शक्तिशाली होता था। नायब व्यावहारिक रूप से सुल्तान की सभी शक्तियों का प्रयोग और सभी विभागों पर नियंत्रण रखता था। नायब के बाद वजीर राजस्व विभाग दीवाने विजारत का प्रमुख होता था। नायब के बाद कौन था, वजीर था, और ये राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। सैन्य विभाग था दीवाने आरिस, राजस्व विभाग था दीवाने विजारत, सैन्य विभाग था दीवाने आरिज और इसका प्रमुख कौन था, आरिजे मुमालिक। सैनिकों की भर्ती और सैन्य विभाग के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था ये दीवाने रसालत, ये विदेश मंत्री था। न्याय विभाग के प्रमुख को काजी कहा जाता था। दीवानी मामलों में इस्लामी कानून या शरिया कानून का पालन किया जाता था। हिंदू स्वयं के कानून द्वारा शासित होते थे और उनके मामले में ग्राम पंचायत हस्तक्षेप करती थी, मतलब ग्राम पंचायत के द्वारा उनके मैटर सुलझाए जाते थे। आपराधिक कानून सुल्तान द्वारा निर्धारित नियमों पर आधारित थे। शाही सचिवालय, इसे दीवाने इंशा कहा जाता है। शाही सचिवालय को सुल्तान और उसके अधिकारियों के बीच होने वाला पत्र व्यवहार का कार्य इस विभाग के अधीन आता था। वकील दर क्या था, सुल्तान के दरबार का कामकाज देखने वाला अधिकारी होता था वकील दर। बरीद ए मुबालिक कौन था, ये सूचना और गुप्तचर का प्रधान होता था। दीवाने रियासत मापतोल का निरीक्षण और बाजार पर नियंत्रण करता था। दीवाने इंशा का क्या काम था, शाही पत्र व्यवहार मंत्रालय था ये दीवाने इंशा। विभिन्न सुल्तान द्वारा बनाए गए विभाग, किस सुल्तान ने कौन सा विभाग बनाया, सारे विभाग इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जितने भी इस टाइम में आपको रिवीजन करा रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दीवाने आरिज बलबन ने बनवाया था ये विभाग। दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। दीवाने रियासत मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। दीवाने खैरात फिरोज़ तुगलक ने बनाया था। दारुल सफ़ा फिरोज़ तुगलक ने बनाया था। दीवाने बंदगान फिरोज़ तुगलक के द्वारा बनवाया गया था और दीवाने अमीर को ही ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। प्रांतीय प्रशासन कैसा था, प्रांतों को इक्ता कहा जाता था। इसका प्रमुख मुक्ति था या वली, जिनकी जिम्मेदारी राजस्व संग्रह करना था और कानून व्यवस्था का निर्धारण करना था। मुक्ता या वली को सैनिक कार्यों के अतिरिक्त कर संग्रहण तथा न्यायिक कार्य भी करने होते थे। ठीक है, सैनिक कार्य भी करते थे, कर का संग्रह भी करते थे और न्यायिक कार्य भी करते थे। ये सुल्तान को सैनिक सहायता भी प्रदान करते थे। इक्ता वास्तव में स्थानांतरणीय भू राजस्व अधिविन्यास थे। इक्ता जो थे ये क्या थे, स्थानांतरणीय
स्थानांतरणीय भू राजस्व अधिविन्यास। इक्तेदारों को वजहदार भी कहा जाता था। स्थानीय प्रशासन कैसा था? प्रांतों को सिक और परगना में बांटा गया था। प्रत्येक सिक का नियंत्रण किसके हाथ में था? सिकदार के। सिक की स्थापना सर्वप्रथम बलबन ने 1279 में की थी। सिखों को परगना में बांटा गया था। प्रत्येक परगने का आमिल मुख्य प्रशासनिक अधिकारी और मुंसिफ राजस्व विभाग का प्रधान होता था। ठीक है, परगने का मुख्य अधिकारी कौन था? आमिल था, और राजस्व विभाग का था मुंसिफ। परगना कई गांवों से मिलकर बना होता था, जिसका प्रमुख था आमिल। गांव का प्रमुख कौन होता था? मुकद्दम या चौधरी बोलते थे गांव के प्रमुख को, और गांव के लेखपाल को बोलते थे पटवारी। अर्थव्यवस्था कैसी थी? अर्थव्यवस्था सल्तनत काल में 5 प्रकार के कर लिए जाते थे। कौन कौन से कर लगाए जाते थे? उश्र कर जो था, ये मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। खराज गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर था। जकात मुसलमानों पर लिया जाने वाला धार्मिक कर था। जकात, ठीक है, कौन सा धार्मिक कर है, कौन सा भूमि कर है, ये भी ध्यान रखना है। उस्र भूमि कर है, खराज भूमि कर है। ठीक है, उस्र मुसलमानों से लिया जाता था, खराज गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। जकात मुसलमानों से लिया जाता था और धार्मिक कर था। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाता था और ये भी एक धार्मिक कर था। खुम्स लूट में लिया जाने वाला हिस्सा था। भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। इक्ता भूमि थी, खालसा भूमि थी और इनाम भूमि थी। इक्ता भूमि अधिकारियों को उनकी सेवाओं के बदले भुगतान के लिए इक्ता के रूप में सौंपी गई भूमि थी। ठीक है, जो अधिकारी उनकी सेवा करते थे उनके बदले भुगतान के रूप में दी गई भूमि को इक्ता बोलते थे। खालसा भूमि सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण के तहत आने वाली भूमि को खालसा भूमि कहते थे, जिससे एकत्र राजस्व शाही दरबार और शाही घरानों के रख रखाव में खर्च किया जाता था। इनाम भूमि धार्मिक नेताओं और धार्मिक संस्थानों को सौंपी गई भूमि थी, मतलब दान में दी गई। भूमि की पैमाइश को मसाहत कहा जाता था। नानकर भत्ते के रूप में जमींदारों को दिया जाता था, नानकर। ठीक है, खुद गांव का राजस्व एकत्रित करने वाला अधिकारी था खुद। मुकद्दम कौन था? गांव का मुखिया था। चौधरी 100 गांव का प्रमुख अधिकारी होता था, 100 गांव का। किसान से उपज का 1/3 भू राजस्व के रूप में लिया जाता था, और कभी कभी यह उपज का आधा हिस्सा भी होता था। यात्रियों की सुविधा के लिए क्या बनाए गए थे? सराय या विश्राम गृह बनाए गए थे। बड़े पैमाने पर रेशम उत्पादन को प्रोत्साहित किया गया था। बंगाल और गुजरात उच्च गुणवत्ता वाले वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थे। बंगाल और गुजरात। वहीं वस्त्रों सोना चांदी काम के लिए बॉम्बे गुजरात बहुत प्रसिद्ध था, सोने के लिए, चांदी के लिए। सोनार गांव कच्चे रेशम और मलमल के लिए बहुत प्रसिद्ध था। भारतीय वस्त्रों को चीन में निर्यात किया जाता था। सुल्तान उनके महल के लिए आवश्यक सामग्री की पूर्ति शाही कारखानों से करते थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में उसकी दक्षिण भारत की विजय के बाद सोने के सिक्के और दिनार काफ़ी लोकप्रिय हुए थे, जबकि तांबे के सिक्कों का प्रयोग कम हो गया था। तुर्कों ने नई शिल्प कागज़ का निर्माण और तकनीकें शुरू की थी। किसने? तुर्कों ने। जैसे लोहे के रकाब थे, कवच थे, इनका इस्तेमाल शुरू किया था। इससे धातु कर्म उद्योग का विकास हुआ। इस समय चरखे की भी शुरुआत हुई थी। डाक प्रणाली के लिए घोड़ों या तेज धावकों का उपयोग किया जाता था। सैनिक संगठन कैसा था? यह सैन्य संगठन तुर्की और मंगोल पद्धति पर आधारित था। इनका सैनिक संगठन केंद्रीय सेना थी, प्रांतीय सेना थी। केंद्रीय सेना में हास में एक कल्ब या कल्ब ए सुल्तानी और शमसी घुड़सवार सुल्तान का व्यक्तिगत सैनिक था। ये शाही अंगरक्षक को खास खेल कहा जाता था। ये तो थे किसमें? केंद्रीय सेना में। प्रांतीय सेना में हस्मे अतरफ था और सवार कल्ब था, मतलब शाही घुड़सवार था। सेना के 3 भाग होते थे। कौन कौन से? घुड़सवार सेना, गज सेना और पैदल सेना। सैनिक 2 प्रकार के होते थे, वजहिस या मुर्तब, जिसको स्थायी सैनिक बोलते थे, और गैर वजहिस, इसको अस्थायी सैनिक बोलते थे। ठीक है, ये सैनिक थे 2 प्रकार के। वजहिस और मुर्तब जो थे स्थायी थे, और गैर वजहिस जो थे ये अस्थायी सैनिक थे। सर्वोच्च सैन्य अधिकारियों का क्रम था बढ़ते पद सोपानात्मक व्यवस्था में। इस सैनिकों की पद सोपान था उनका, उसकी व्यवस्था है ये।
ठीक है। सबसे पहले तो सुल्तान होता था, फिर खान 1 लाख घुड़सवार के ऊपर, मालिक 10,000 घुड़सवार के ऊपर होता था, अमीर 1,000 घुड़सवार के ऊपर होता था, और सिपाह सलार जो था ये 100 घुड़सवार के ऊपर होता था, और सरखेल जो थे ये 10 घुड़सवार के ऊपर बनते थे। ठीक है। और सबसे पहले 10 मालिकों का समूह था, फिर उनसे नीचे थे 10 अमीरों का समूह, फिर उनसे नीचे थे 10 सिपहसारों का समूह, और फिर 10 सरखेलों का समूह था, और उनके नीचे थे 10 घुड़सवारों का प्रमुख। ठीक है। इनकी पद सोपानात्मक व्यवस्था थी। न्याय और दंड व्यवस्था। इस्लामी कानून के 4 स्रोत थे। कौन कौन से? कुरान थी, मुस्लिम कानूनों का प्रमुख स्रोत था ये, हदीस पैगंबर के कथनों का वर्णन, इजमा कानूनों की व्याख्या की गई थी इसमें, और कयाम तुर्कों द्वारा कानूनों की व्याख्या की गई थी। इस्लामी कानून के 4 स्रोत थे, कुरान, हदीस, इजमा और कयाम। सर्वोच्च अपील न्यायालय सुल्तान था, सुल्तान के पास होती थी। सद्र ए जहां काजी ये उलकुजात था। अदल उसके नीचे अदल आते थे। फिर न्यायाधीश थे, काजी और मुफ्ती, इनके पद वंशानुगत होते थे। ठीक है। सबसे पहले जो सर्वोच्च अपील न्यायालय था वो सुल्तान के हाथ में था। उसके बाद सदरे जहां काजी उल कुजात थे, फिर अदल थे, और फिर थे न्यायाधीश। और न्यायाधीश कौन होते थे? काजी और मुफ्ती। सामाजिक जीवन कैसा था इनका? इस काल में हिंदू समाज की संरचना में बहुत कम परिवर्तन हुआ। सती प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित थी। उच्च वर्ग की महिलाओं के लिए पर्दा प्रथा और 4 दीवारी तक सीमित रहने की परंपरा शुरू हुई थी। अरब और तुर्क काल में भारत में पर्दा प्रथा शुरू हुई थी। अरबों और तुर्क काल में यह उत्तर भारत में उच्च वर्ग की हिंदू महिलाओं में व्यापक रूप से फैल गई। सल्तनत काल में मुस्लिम समाज कई जातीय नस्लें समूहों में बटा हुआ था, यथा तुर्क, ईरानी, अफगान, भारतीय, मुसलमान आदि। इन समूहों के बीच अंतर विवाह का प्रचलन भी नहीं था। हिंदुओं को बहुत कम मामलों में सत्ता में उच्च पद दिए जाते थे, और हिंदू जिम्मी या संरक्षित लोग माने जाते थे, जिम्मी कहा जाता था, जिसके लिए उन्हें जजिया कर का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता था। कला और वास्तुकला कैसी थी? तुर्की तकनीक की शुरुआत हुई थी, जिसे मेहराब, गुम्बद, मीनार और सजावट के लिए अरबी लिपि का उपयोग किया गया था। मेहराब और गुम्बद तुर्की या मुस्लिम आविष्कार नहीं थे, ये कला इन्होंने रोम से सीखी थी, जो मेहराब और गुम्बद थे। ठीक है। ये तुर्की और मुस्लिम आविष्कार नहीं थे, कौन से थे? रोम से सीखे थे इन्होंने, और इनके प्रयोग कर इस कला को और अधिक विकसित किया गया। भारतीय लोग मेहराब और गुम्बद के बारे में पहले से जानते थे, लेकिन यह बड़े पैमाने पर इसका उपयोग नहीं होता था। तुर्क इमारतों में शहतीरी पद्धति का भी इस्तेमाल करते थे। इन्होंने संगमरमर, लाल और पीले बलुआ पत्थरों का उपयोग करके रंगीन इमारतें बनवाई थी। अलंकरण के लिए फूल पत्तियों, ज्यामितीय प्रतीकों के साथ कुरानों की आयतों को शामिल किया जाता था, और इस शैली को अरबस्क शैली कहा जाता था। ठीक है। अरबस्क शैली क्या थी? अलंकरण के लिए इसमें फूल पत्ती और ज्यामितीय प्रतीकों के साथ कुरान की आयतें यूज की जाती थी। इन्होंने वास्तविक जैसे हिंदू रूपांकणों का भी प्रयोग किया था। मंदिरों और अन्य संरचनाओं को मस्जिदों में परिवर्तित कर दिया। दिल्ली में कुतुब मीनार के समीप कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कई हिंदू और जैन मंदिरों के ध्वंसावशेषों पर किया गया था, उनको तोड़ के बनाए गए थे। तुगलकाबाद महल परिसर, खूबसूरत झील का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक के काल में किया गया था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने एक ऊंचे चबूतरे पर गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा बनवाया था। दिल्ली में कोटला के किले का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। तुगलक वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएं मोटी व ढलवा दीवारें, छज्जे का अत्यधिक इस्तेमाल, मेहराब और शहतीरी पद्धति का समन्वय जैसे होज खास आदि, धूसर बलुआ पत्थर और न्यूनतम सजावट का उपयोग, ये तुगलक वास्तुकला की विशेषताएं हैं। लोधी काल की इमारतों, विशेषकर मकबरों को ऊंचे चबूतरों में बनाया जाता था। कुछ मकबरे बगीचे के बीच में बनाए जाते थे, जैसे पूर्व दिल्ली का लोधी गार्डन है। दोहरे गुंबद का निर्माण लोधी स्थापत्य कला की एक अन्य प्रमुख विशेषता थी, जैसे मोती मस्जिद है, सिकंदर लोधी ने बनवाई थी मोती मस्जिद। अब इमारतें हैं, किसने बनवाई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश का मकबरा किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था, और दिल्ली में। जामा मस्जिद इल्तुतमिश ने बनाई थी, कहाँ पे? बदायूं में। नसरुद्दीन का मकबरा सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश ने बनवाया था, ये भी दिल्ली के अंदर। आदिलाबाद का किला मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, दिल्ली के अंदर। जहाँपनाह नगर
मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था दिल्ली में। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था दिल्ली के अंदर। हजार शीतून या हजार स्तंभ ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाए थे दिल्ली के अंदर। फिरोज शाह का मकबरा फिरोज तुगलक ने बनवाया था दिल्ली के अंदर। सिकंदर लोदी का मकबरा इब्राहिम लोदी ने बनवाया था दिल्ली में। खाने जहाँ तेलंगानी ये जूना शाह ने बनवाया था दिल्ली में। काली मस्जिद ये जूना शाह ने बनवाई थी दिल्ली के अंदर। और खिड़की मस्जिद ये जूना शाह ने बनवाई थी दिल्ली के अंदर। संगीत क्या थे भैया के? नए संगीत वाद्य यंत्र थे सारंगी और रबाब। ठीक है, इस काल में ये विकसित हुए थे। अमीर खुसरो ने घोड़ा और सनम जैसी नए राग पेश किए थे। अमीर खुसरो के राग थे ये। इस समय हिंदू और ईरानी संगीत के सम्मिश्रण वाली एक नई संगीत कव्वाली की शुरुआत हुई थी। कव्वाली में हिंदू और ईरानी संगीत का मिश्रण था। सितार के आविष्कार का श्रेय भी अमीर खुसरो को जाता है। फिरोज तुगलक के शासनकाल के दौरान भारतीय शास्त्रीय संगीत की पुस्तक राग दर्पण का फारसी में अनुवाद किया गया था। सूफी संत पीर बुदन इस काल के महान संगीतकार थे और ग्वालियर के राजा मानसिंह संगीत प्रेमी थे, जिन्होंने मन कौतूहल नामक प्रसिद्ध संगीत की रचनाओं का संकलन किया था। साहित्य यहाँ के इस काल के सबसे प्रसिद्ध इतिहासकार थे हसन निज़ामी, मिनहाज उस सिराज और जियाउद्दीन बर्नी, शम्स सिराफ असी। ठीक है, ये सब क्या थे? प्रमुख इतिहासकार थे। बर्नी की पुस्तक थी तारीख़ फिरोज शाही में तुगलक वंश का इतिहास मिलता है। मिनहाज उस सिराज द्वारा लिखी गई पुस्तक तबकात ए नासिरी में 1260 ईस्वी तक के मुस्लिम राजवंशों का इतिहास मिलता है। संस्कृत और फारसी में दिल्ली सल्तनत काल में संपर्क भाषाओं के रूप में कार्य किया था। ठीक है, संस्कृत और फारसी ने संपर्क भाषाओं के रूप में काम कर रहा था इन दोनों भाषाओं ने। जिया-उल-दीन नक्शखाबी संस्कृत की कहानियों का फारसी में अनुवाद करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। जिया-उल-दीन नक्शखाबी। जिया-उल-दीन नक्शखाबी द्वारा लिखी गई पुस्तक थी तूतीनामा, बुक ऑफ द पैरट। बहुत लोकप्रिय हुई थी ये बुक। जिया-उल-दीन नक्शखाबी द्वारा लिखी गई थी तूतीनामा, जिसे बाद में तुर्की और कई अन्य यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित किया गया। कलहन द्वारा लिखित पुस्तक थी राजतरंगिणी। इसमें कश्मीर के शासक जैनुल आबिदीन का इतिहास है। चिकित्सा और संगीत पर संस्कृत की कई रचनाओं का फारसी में अनुवाद किया गया था। इस काल के दौरान कई क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकास हुआ। श्री कृष्ण विजय के संकलनकर्ता थे मालाधर बसु को बंगाल सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त था और उन्हें गुणराज खान की उपाधि भी दी गई थी। किसको? मालाधर बसु को। उनके बेटे सत्यराज खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था उनके बेटे को, जो मालाधर बसु थे। चंदर बरदाई इस काल में हिंदी का प्रसिद्ध कवि था। बंगाली साहित्य का विकास हुआ। नुसरत शाह ने बंगाली में महाभारत का अनुवाद करवाया था। सल्तनतकालीन शब्दावली क्या है भाई? शब्दावली भी देख लो, ये भी इम्पोर्टेंट है। अमलाक अथवा मिल्क वह भूमि होती थी जिसे धर्म संबंधी और अन्य दान के कार्यों के लिए प्रदान किया जाता था, और ये वंशानुगत भूमि थी। इतलाकी वह भूमि जिसका प्रबंध सुल्तान अपने द्वारा नियुक्त किए हुए कर्मचारियों से करवाता था, ये थी इतलाकी भूमि। इदरार विद्वानों और धार्मिक लोगों द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता थी। उश्र इस्लामी राज्य में मुसलमानों की कृषि भूमि को उसरी भूमि कहते थे और उसरी भूमि से लिए जाने वाले कर को उश्र कहा जाता था। लिबाइज क्या था? ये रुई भरी हुई पोशाक थी। मिल्क विद्वानों को धार्मिक कार्यों के लिए प्रदान की जाने वाली भूमि थी मिल्क। ठीक है, विद्वानों को दी जाती थी धार्मिक कार्यों के लिए और ये वंशानुगत होती थी। मुसरिफ गाँवों में किसानों से भूमि कर वसूल करने वाला अधिकारी था ये मुसरिफ। वक्फ वह धन संपत्ति अथवा भूमि जो धार्मिक कार्यों के लिए सुरक्षित कर दी जाती थी, ये थी वक्फ। ठीक है, ये धार्मिक कार्यों के लिए सुरक्षित कर देते थे इसको। विलायत राज्य का सबसे बड़ा भाग अथवा प्रांत था, ये विलायत कहलाता था। सदका एक प्रकार का धार्मिक कर था। हुलिया सैनिकों का पूर्ण विवरण था। हुलिया शशगणी चांदी का एक छोटा सिक्का था जो 6 जीतलों के समकक्ष होता था, शशगणी। ठीक है, सारे के सारे ये जो हैं शब्दावली जो है इम्पोर्टेंट है, सारी शब्दावली को पढ़ लेना एक दो बार। अब इस सल्तनत काल के प्रमुख विभाग और उनके क्या कार्य थे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है सारे। दीवाने विजारत, ये विभाग था, वजीर का विभाग था ये दीवाने विजारत। और क्या काम था भाई इसका?
मुख्यतः वित्त संबंधी कार्य, परंतु लोक प्रशासन के प्रत्येक विभाग पर नियंत्रण रखता था। ये वित्त संबंधी काम देखता था। दीवाने आरिज सैन्य विभाग था। ये सैनिकों की भर्ती, सैनिक अभियानों का आयोजन, सैनिकों का वेतन निर्धारण और सैन्य निरीक्षक करता था। दीवाने रिसालत ये विदेश विभाग था और ये विदेशी संपर्क एवं कार्य, कुछ विद्वानों के अनुसार धार्मिक कार्यों से भी संबंधित था। दीवाने इंशा और दीवाने अशरफ ये कौन था? पत्राचार विभाग था दीवाने इंशा। शाही घोषणाओं और पत्रों के मसविदे तैयार करता था। शासकीय घोषणाओं को जारी करना, प्रांतीय गवर्नर और अधिकारियों को पत्र भेजना, ये इसके काम थे। दीवाने आमिर को ही ये कृषि विभाग था और कृषि के तहत भूमि का विस्तार करना, मालगुजारी व्यवस्था को सुदृढ़ करना, ये इसके काम थे। दीवाने मुस्तखराज ये क्या था? राजस्व विभाग था और बकाया करों की वसूली करना, राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारियों का हिसाब रखना। ठीक है। दीवाने खैरात क्या था? दान विभाग था। गरीब मुस्लिम कन्याओं का विवाह करना, विधवा और अनाथों की मदद करना, ये इसका काम था। दीवाने इस्तिहाक ये पेंशन विभाग था। अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को वजीफा देना, अभियानों से मृतक सैनिकों के आश्रितों की मदद करना, ये पेंशन विभाग का काम था। दीवाने बंदगान ये दास विभाग था और दासों की संख्या में वृद्धि करना, उनकी समस्या का समाधान करना। दीवाने वकूफ़ ये व्यय विभाग था और व्यय के कागजात की देखभाल करना इसका काम था, कहाँ क्या व्यय हो रहा है। दीवाने कजा ममालिक ये न्याय विभाग था और न्याय संबंधी कार्य करता था। नाइब ए मामलिकात ये बैराम शाह ने बनवाया था और इस सत्ता का केंद्र बिंदु था। ठीक है। अब है सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी और उनके कार्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। अधिकारी का नाम है और उनके क्या कार्य थे। आरिज़े मुमालिक ये सैन्य विभाग का अधिकारी था, सैन्य विभाग का प्रधान होता था और सैनिकों की भर्ती करना इसका प्रमुख कार्य था। इंशाए मुमालिक पत्रचार विभाग का प्रधान होता था। रसालत ए मुमालिक ये विदेश विभाग का प्रधान था। वकीले दर शाही महल और सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं का प्रबंध करता था। वकीले दर। अमीर ए हाजिब इसका क्या काम था? दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करना। सर ए जानदार सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान था। अमीर बहर आंतरिक नौकायन और जल मार्गों का नियंत्रण करता था। अमीर बहर। अमीर मजलिस सभाओं और दावतों जैसे विशेष उत्सवों का प्रबंध करता था ये। और मुस्तौफी ए मुमालिक ये महालेखा परीक्षक था और राज्य के खर्चों की जांच करता था, ऑडिटर जनरल था मतलब। आरिफ ए मुमालिक ये महालेखाकार था, अकाउंटेंट जनरल, राज्य की आय से संबंधित लेखा जोखा रखता था ये। दीवाने रियासत बाजार पे नियंत्रण रखता था। सहनाई मंडी बाजार मूल्य नियंत्रण, बाट माप की जांच करता था और मजमुआदार आय व्यय को ठीक करना इसका काम था। मुहतशिब लोगों के आचरण पर नज़र रखता था। मुहतशिब। मतशर्रिफ ये शाही कारखाने की देखभाल करता था। बरीद मुमालिक सूचनादाता था और गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। सदरुस सुदूर धर्म संबंधी कार्यों का प्रमुख था ये। खाजिन राजकीय आय को संग्रहित करता था। खाजिन। काजी उल कुजात ये न्याय विभाग का प्रमुख था। मुफ्ती धर्म की व्याख्या करता था। अमीर ए दाद बड़े नगरों का मजिस्ट्रेट था और कोतवाल शहरों में शांति व्यवस्था बनाकर रखता था। लेखक और उनकी रचनाएं भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जहीरुद्दीन मोहम्मद इसकी रचना है लुबाब उल अलबाब। अमीर खुसरो की बुक है खजाइनुल फुतह, तुगलकनामा, आशिका, किरान उस सादीन और मुफ्ता उल फुतह। ठीक है, ये सब अमीर खुसरो की बुक है। जिया अल दीन नक्शबी इनकी पुस्तक का नाम है तूतीनामा। जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी तारीखी फिरोज शाही और फतवाए जहानदारी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी की बुक है तारीखे मुबारक शाही। दिल्ली सल्तनत के पतन के क्या कारण रहे हैं भाई? वित्तीय स्थिरता रही है, कमजोर उत्तराधिकारी, तैमूर का आक्रमण हुआ था, अमीरों की अक्षमता और लालच, दोषपूर्ण सैन्य प्रबंधन, निरंकुश शासन, संचार की व्यवस्था का अभाव, उत्तराधिकार के लिए युद्ध और सैनिक बल पर शासन की अत्यधिक निर्भरता, ये सब दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण रहे। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। दिल्ली सल्तनत के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सब आपको हमने आज यहाँ रिवीजन करवा दिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास थी, एक दो बार रिवीजन करेंगे सब आपके याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, जो भी कंसेप्ट थे फैक्ट थे सब क्लियर हो गया। चलिए, धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
थैंक यू सो मच। और आगे के नेक्स्ट चैप्टर हम कल शुरू करेंगे अब।